नमस्ते, मैं हूं अजय आनंद और अजय आनंद एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। आज जिन सवालों को हम एड्रेस करेंगे उन सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। आपके द्वारा पूछे गए सवालों में सबसे पहला सवाल है, लग्न में कौन सी राशि है। दूसरा सवाल है, अपनी राशि का लग्न कैसे पता करें। तीसरा आपने पूछा है, लग्न राशि क्या है। चौथा, जन्म राशि और लग्न राशि में क्या अंतर है। अगला सवाल है, सबसे अच्छा लग्न कौन सा होता है। उसके अगला सवाल है, मुझे अपना लग्न कैसे पता चलेगा। फिर आपने पूछा है, शुभ लग्न कौन सी होती है। अगला सवाल है, मेरा लग्न स्वामी कौन है। उसके बाद आपने पूछा है, यदि लग्न और राशि एक ही हो तो क्या होगा। उसके बाद आपने पूछा है, कुंडली का पहला घर किसका होता है। और फिर लग्न चक्र कैसे देखें। तो आइए इन सारे सवालों पर हम लोग दृष्टि डालते हैं और ये पता लगाते हैं कि इन सवालों का जवाब हम अगले 2 से 3 मिनट के अंदर में कैसे जान सकते हैं। सबसे पहला सवाल था, लग्न में कौन सी राशि है। इसका जवाब जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि लग्न चार्ट जब हम खोलते हैं तो वहां पर जो नंबर्स लिखे होते हैं उन नंबर्स का मतलब क्या है। आपकी सुविधा के लिए ये मैंने नंबर्स के साथ साथ वो नंबर किन राशियों के होते हैं ये भी मैंने यहां पर लिख दिया है। आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। पहला नंबर मेष, दूसरा वृष, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क, पांचवां सिंह, छठवां कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक, नौवां धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ और 12वां मीन राशि। जब भी हम ये देखेंगे कि पहला घर जहां पर ल लिखा होता है, जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर से कुंडली डेवलप करते हैं या कैसे भी बनाते हैं, तो जो सबसे पहला स्थान है यहां पर जो नंबर भी लिखा है, मान लीजिए कि यहां पर 6 नंबर लिखा है, तुरंत आपको पता चल जाएगा 6 नंबर का अर्थ हो गया कन्या। यानी कि ये लग्न जो है ये कन्या जातक है, कन्या लग्न का जातक है। यानी कि यहां पर जब 6 लिखा है यहां पर अपने आप 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से चलते हुए फाइनली हम लोग 12वें नंबर द्वादश भाव पर पहुंच जाएंगे। ये सारे खाने जो आप देख रहे हैं ये हर एक खाना अपने आप में एक भाव है। जब हम पहले भाव पर दृष्टि डालते हैं वहां पर जो भी नंबर लिखा होता है उस नंबर को हम देख लेते हैं कि किस राशि का वो नंबर है, वही राशि आपके पहले घर में बैठी होती है। इसी को बोलते हैं लग्न, इसको कहते हैं लग्न। अब आपका दूसरा सवाल था, अपनी राशि का लग्न कैसे पता करें। सिंपल उपाय है, अपना लग्न चार्ट खोलिए, इस भाव में यहां इस घर में जो भी नंबर लिखा हुआ है वही आपका लग्न है। नंबर्स याद कर लीजिए, नंबर की राशियों को याद कर लीजिए और देखिए कि यहां पर क्या लिखा है। अगर यहां पे 6 न लिख करके 6 न लिखा हो, मान लीजिए 11 लिखा हो, यानी कि आप कुंभ लग्न के जातक हो गए। मान लीजिए 11 न लिखा हो, 1 लिखा हो, यानी कि आप मेष लग्न के जातक हुए। कुछ भी जो भी नंबर यहां पे लिखा है, मान लीजिए कि 9 नंबर लिखा है, यानी कि आप धनु लग्न के जातक हैं। ये बहुत सरल है, 1 सेकंड में ये जाना जा सकता है कि हमारे लग्न में कौन सी राशि बैठी है और हमारा लग्न क्या हुआ है। अब आते हैं हमारे दूसरे सवालों पर। जन्म राशि और लग्न राशि में क्या अंतर होता है। जन्म राशि और लग्न राशि में एक सिंपल सा अंतर यह होता है, जब हम सामान्य रूप से राशि शब्द बोलते हैं ना, तो राशि उसको कहा जाता है जहां पर आपका चंद्रमा बैठा होता है। जहां भी आपका चंद्रमा बैठा होगा, मान लीजिए कि ये 7 नंबर यानी कि तुला लग्न की कुंडली है। अब यहां पर हो सकता है कि चंद्रमा यहां पर बैठा हो सकता है चंद्रमा यहां पर बैठा हो, या हो सकता है चंद्रमा यहां बैठा हो। ये 12 भावों में से कहीं भी बैठ सकता है। चंद्रमा की जो स्थिति आपके जन्म के समय जिस राशि में होती है वो सामान्य रूप से कही जाती है आपकी राशि है, यानी कि वही हमारी चंद्र राशि है। आपका सवाल क्या था, फिर से याद करते हैं। आपका सवाल था, जन्म राशि और लग्न राशि में क्या अंतर है। चंद्र राशि या सिर्फ राशि उसको कहते हैं जहां पर भी आपका चंद्रमा बैठा होता है। मान लीजिए कि चंद्रमा यहां बैठा है, तुला लग्न की कुंडली है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, लग्न हो गया तुला और राशि हो गई 7 है तो ऑब्वियसली 8 यहां होगा, 9 यहां होगा, 10 यहां होगा। राशि हो गई इनकी मकर।
यानी कि ये जातक जिसकी भी ये कुंडली होगी वो लग्न राशि उसकी होगी तुला और चंद्र राशि होगी उसकी मकर। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यहां बैठा है। अगर यहां ना बैठा हो, यहां बैठा हो, तब क्या करेंगे? आगे बढ़ते हैं। 11, 12, अब 12 पे समाप्त हो जाता है, 12 राशियां होती हैं। इसके बाद 1, 2, 3, 2 नंबर में चंद्रमा बैठा है। 2 नंबर आपको याद होगा, अभी हमने यहां पे लिखा है वृष, यानी कि इनका जो लग्न है वो तो तुला है, लेकिन इनकी जो राशि है वो होगी वृष या वृषभ। इतना ही सिंपल होता है। अब आते हैं आपके अगले सवाल पर। आपने पूछा था सबसे अच्छा लग्न कौन सा होता है। ये बहुत आपके स्वभाव के अनुसार उत्तर देने वाला प्रश्न है ये। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मेष लग्न का जातक हुआ, उसके लिए भावना ही सब कुछ होती है, उसके लिए तर्क द्वितीयक होता है, भावना प्रधान होती है, ऐसा व्यक्ति युद्ध प्रिय होता है। तो ऐसे व्यक्ति को जब आप पूछेंगे कि तुम शांति से बैठ करके काम करना पसंद करोगे या फील्ड में दौड़ करके काम करना पसंद करोगे, तो मुझे लगता है कि वो फील्ड में दौड़ करके काम करना पसंद भी करेगा और उसको प्राथमिकता भी देगा। उसको युद्ध बड़ा प्रिय होगा, वो ऐसी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा जहां पर भावनात्मक निवेश की आवश्यकता होती है, बनस्पत बौद्धिक निवेश के। तो ऐसे व्यक्ति के लिए लग्न की परिभाषा और किसी लग्न का अच्छा और बुरा होना बदल जाएगा। जब आप किसी कुंभ लग्न के जातक को पूछेंगे कि तुमको ज्यादा अच्छा क्या लगेगा, तुमको एक जगह स्थिर रह करके काम करने दिया जाए वो तुमको पसंद आएगा, या तुमको खूब दौड़ दौड़ करके मार्केट में इस तरह का कोई काम दे दिया जाए जिसमें खूब सारा दौड़ना पड़े, खूब फिजिकल लेबर जिसमें शामिल हो, वो तुमको पसंद आएगा। कुंभ लग्न का जातक हमेशा एक जगह स्थिर होकर के बैठ करके काम करने वाला जातक होगा, इसको उसी तरह के काम पसंद आएंगे। ये बुद्धिजीवी तरह का जातक होगा, तो बुद्धिजीविता के मामले में कुंभ बेहतर होगा। मीन सांसारिक धन समृद्धि, भौतिक भोग विलास, इस तरह का जीवन जीने में इसको बहुत इंटरेस्ट होगा। तो जो इस तरह के स्वभाव वाले होंगे उनको मीन बहुत अच्छा है। देखिए, कोई भी लग्न और कोई भी राशि अपने आप में ना तो अच्छी होती है ना बुरी होती है, वो सिर्फ एक राशि है। उसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर सेट ऑफ कुछ प्रॉपर्टीज वो अपने साथ लेकर के चल रही है। उसके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है। इसीलिए कोई भी राशि ना तो अच्छी होती है और ना ही कोई भी राशि बुरी होती है। राशि सिर्फ राशि होती है। हर राशि में ग्रह स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, हर ग्रह स्थिति के हिसाब से परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। एक ही लग्न के 1000 तरीके के लोग हो सकते हैं, सबका स्वभाव सबका इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, लेकिन मूल स्वभाव मूल चरित्र एक ही होगा। इस तरीके से जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि कोई भी एक लग्न सुपरमेसी की अवस्था में नहीं है, कोई सुप्रीम नहीं है। सारे के सारे अपने आप में बेहतरीन हैं। कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है। कन्या वाले कैलकुलेटिव बहुत होते हैं, बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं, ये चीजों को मैनेज करना बहुत अच्छा जानते हैं। जहां पर भी लिखा था ना 6 नंबर यहाँ पे, तो कन्या वाले वो होते हैं। इसी तरीके से वृष वालों को कहिए मेहनत करने के लिए, कहिए बहुत गजब के मेहनती होते हैं। इसी तरीके से आप मकर वालों को कह दीजिए, जब तक पड़े रहेंगे, उनको हिलाई डुलाई नहीं। लेकिन अगर उनको कह दिया जाए कि मेहनत करना है, शारीरिक श्रम करना है, बल करना है, परिश्रम करना है, युद्ध करना है, तो ऐसे लोग तो इनके लिए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब जैसे अभी मैंने कुंभ का एग्जांपल दिया था, कुंभ वालों को कह दीजिए कोई बात पचा करके रख सको, तो सामान्यतः नहीं होता है, उनसे कोई बात पेट में पच नहीं पाती है। और यही अगर वृश्चिक वालों को कह दीजिए कि ये बात किसी को बताना नहीं, छुपा करके रखना है, 5 साल छुपा लेना, बड़े आराम से छुपा लेंगे। तो हर कोई किसी में बेहतर है तो किसी में कम है, कहीं कोई मजबूत है, कहीं कोई मजबूत है, कहीं कोई कमजोर है, कहीं कोई कमजोर है। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर। आपका अगला सवाल है, मेरा लग्न स्वामी कौन है। लग्न स्वामी जानने के लिए हमें यह देखना होगा कि हर राशि का स्वामी कौन होता है। मेष का स्वामी होता है मंगल, मैं प्रथमाक्षर लिख रहा हूं, म लिख रहा हूं तो आप समझ जाइए मंगल है। वृष का स्वामी होता है शुक्र, मिथुन का स्वामी होता है बुध, कर्क का स्वामी होता है चंद्रमा, सिंह का स्वामी होता है सूर्य, कन्या का स्वामी होता है बुध, तुला का स्वामी होता है शुक्र, वृश्चिक का स्वामी होता है मंगल, धनु का स्वामी होता है बृहस्पति, मकर का स्वामी होता है शनि, कुंभ का भी स्वामी शनि है, मीन का स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। अब आप जब देखेंगे
तो राशियां 12 हैं, ग्रह तो आपके 7 दिख रहे हैं, ऐसे 2 छाया ग्रह होते हैं। 2 छाया ग्रहों को कोई भी राशि आवंटित नहीं है, बाकी सारे 7 के 7 ग्रहों को कोई ना कोई राशि आवंटित है। इसमें से भी 2 ग्रह ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक एक राशि आवंटित है। कौन से, समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है सूर्य। सूर्य के जिम्मे सिर्फ और सिर्फ सिंह है। और दूसरा आता है चंद्रमा। चंद्रमा को भी सिर्फ कर्क लग्न आवंटित है। इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं सबको 2-2 भाव, 2-2 राशियां, 2-2 घर मिले हुए हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल अब देख लेते हैं। मंगल को पहले मिलता है मेष, दूसरा मिलता है वृश्चिक, उसी के बाद आता है बुध। बुध को सबसे पहला घर मिलता है मिथुन, सबसे पहली राशि इनको आवंटित होती है मिथुन की, दूसरी होती है कन्या की। बुध के बाद आता है गुरु यानी गुरुदेव बृहस्पति, इनको भी 2 राशियां, एक धनु और दूसरी मीन। इसके बाद आते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव को भी 2 राशियां, पहली वृष, दूसरी तुला। शुक्र के बाद आते हैं शनिदेव। शनिदेव को पहली है मकर, दूसरी है कुंभ। यही है। इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नेट पे भी मौजूद है, आप यहां से भी लिख सकते हैं, कहीं से कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि सूर्य देव को सिर्फ एक सिंह, चंद्रदेव को सिर्फ एक कर्क और बाकी सभी को 2-2 राशियां, ये ऐसे ऐसे करके 2-2 राशियां सबको मिली हुई हैं। इन 2 लोगों को सिर्फ एक एक राशि मिली हुई है। अब आप जान गए कि जैसे ही आपको पता चलेगा कि लग्न में मेरे को कितना नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर मान लीजिए है अगर, तो 7 का स्वामी हो गया, अरे 7 नंबर यानी कि तुला राशि, तुला राशि का स्वामी हो गए शुक्रदेव। तो आपके लग्नेश कौन है? शुक्रदेव। इसी तरीके से फाइंड आउट कर लीजिए। आप राशि जैसे ही आपको पता चलेगी कि हमारी तो भाई ये राशि है, तो राशि के स्वामी अपने आप सामने आ गए, आपको पता चल जाएगा आपके लग्नेश कौन है। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर। आपका अगला सवाल है, यदि लग्न और राशि एक ही हो तो क्या होगा? यदि आपके लग्न और राशि एक ही हुए तो ये किस केस में होगा, आइए समझते हैं। हमने कहा था कि मान लीजिए चंद्रमा यहां है, अगर यहां ना हो करके यही हो जाए, चंद्रमा यहीं बैठ जाए, इस केस में आप लग्न भी आपका तुला होगा और आपकी राशि भी तुला होगी। ऐसे में परिणाम क्या होता है, हम लग्न चार्ट से असल में देखते क्या है और चंद्र राशि से क्या देखते हैं। चंद्रमा होता है हमारा मन, हम भीतर से कैसे हैं, मन से कैसे हैं, ये चंद्र राशि से पता चलता है और लग्न से पता चलता है कि हमारी शारीरिक अवस्थिति क्या है। इन दोनों को मिला करके हमारा मन, हमारा शरीर और एक होता है नवांश कुंडली। नवांश हमारी आत्मा कही गई है। तो जब हम तीनों से देखते हैं और तीनों को मिला जब देते हैं तो उसको बोलते हैं सुदर्शन चक्र। उसकी बात हम फिर कभी किसी वीडियो में कर लेंगे। आज हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जब हम एक ही राशि और लग्न दोनों एक ही हो जाए तो क्या होगा। तो हो तो गया एक, अगर लग्न भी चंद्रमा बढ़ जाए तो राशि और लग्न एक ही हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप मन से भी तुला लग्न वाले होंगे और शरीर से भी तुला लग्न वाले होंगे। अब तुला लग्न वाले कैसे होते हैं? वैसे तो हर लग्न के कैरेक्टरिस्टिक पर, इनके चरित्र पर, इनकी चारित्रिक विशेषताओं पर, शारीरिक विशेषताओं पर, इनके स्वभाव पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो हम लोग प्रयास करेंगे कि बन जाए। प्रयास क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आप मन से भी तुला होंगे और शरीर से भी तुला होंगे। आप में ग्लैमर कूट कूट करके भरा होगा, आप बहुत सुंदर व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। गोरे हो काले हो इससे मतलब नहीं है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में फितूर बना रहता है, काला का मतलब यह नहीं, ऐसा नहीं है। तो 7 का मतलब यह है कि आप अपोजिट सेक्स के अट्रैक्शन के केंद्र भी होंगे। अगर आपकी लग्नेश की स्थिति अच्छी है तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दे करके, क्योंकि देखिए कोई भी कुंडली देखना एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन को समझने जैसा होता है। जो लोग गणित पढ़े होंगे वो जानते होंगे। अब इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि चंद्रमा जब यहां पर है, लग्न भी बैठ गया है, तो ये आदमी मन से भी तुला है, तन से भी तुला है। यानी कि ये देखने में भी सुंदर होगा, मन से भी सुंदर होगा, आकर्षक चीजों के प्रति इसका स्वाभाविक आकर्षण होगा और उस तरफ इसका झुकाव होगा। ये मटेरियलिस्टिक चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझता होगा, उनके तरफ खिंचाव महसूस करता होगा। इसके अगल बगल चीजें थोड़ी सुंदर होनी चाहिए, इस तरह से है। और शुक्र के जो भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये इसके शरीर में, इसकी पर्सनालिटी में, इसके मन में, इसके आचरण में, इसके व्यवहार में आराम से आपको दिख जाएंगे। शुक्र का मतलब होता है ग्लैमर, शुक्र का मतलब होता है अपोजिट जेंडर, शुक्र का मतलब होता है अच्छा पहनना, खाना,
घूमना, इस तरह के भौतिक जो भोग विलास की चीजें होती हैं वो सब शुक्र के क्षेत्र में आती हैं। तो इस तरीके से आपका ये जवाब भी आ गया कि लग्न और चंद्र दोनों राशि अगर एक ही हो तो क्या होगा। अब आते हैं आपके अगले सवाल पे। आपका अगला सवाल था कुंडली का पहला घर किसका होता है। जब हम कुंडली के पहले घर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वैसे तो मुझे सारे भाव परिचय पहले दे देने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, उस पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। पहला घर होता है तन भाव, इसको बोलते हैं तन भाव। तन भाव आपका आप कैसे दिखेंगे, आपका चेहरा कैसा होगा, कितनी क्या हाइट होगी, मोटे होंगे कि पतले होंगे, ये सारा चीज हम लोग इससे ही देखते हैं तन भाव से। कोई इसको तन भाव बोलते हैं, कोई इसको तनु भाव बोलते हैं। ये होता है कुंडली का पहला घर। तो पहले घर से आपका व्यक्तित्व कैसा होगा इसकी जांच परख की जाती है मूल रूप से। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है लेकिन मूल रूप से ये। अब आते हैं आपके अगले सवाल पर। शुभ लग्न कौन सी होती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जब आप पूछ रहे थे कि सबसे अच्छा लग्न कौन सा होता है, ये वही सवाल है। शुभ अशुभ जैसी चीजें कुंडली में देखने के लिए 2-3 पैरामीटर बने हुए हैं। मैंने पहले भी कहा, अपने आप में न तो कोई भी अशुभ है न कोई भी शुभ है। लग्न सिर्फ लग्न है, लग्नेश सिर्फ लग्नेश है। आपके लिए कोई पर्टिकुलर राशि अशुभ हो सकती है। आपके लिए 3 राशियां सामान्यतया जो कुंडली में होती हैं, जो किसी भी गृहस्थ और संसार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं। कौन कौन सी। पहला देखिए छठा भाव, दूसरा देखिए अष्टम भाव और तीसरा देखिए द्वादश भाव। इन 3 भावों में, इन 3 घरों में जो राशियां गई होती हैं इनको अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता। क्योंकि छठा भाव जो होता है वो रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा का भाव होता है। कोई नहीं चाहेगा कि इन सारी चीजों से जुड़ करके उसको जीवन में तकलीफ मिले। इसी वजह से इसमें बैठा हुआ कोई ग्रह अनलेस अनटिल कि वो विपरीत राजयोग में ना हो या किसी और तरीके की शुभ स्थिति में ना आ जाए तो हमेशा गलत परिणाम देगा। इससे इस भाव से जुड़ी हुई तकलीफें वो बढ़ा देगा अगर कोई ग्रह इस भाव में बैठ रहा है तो। और यहां पर अष्टम भाव, इसको मृत्यु भाव बोलते हैं, इसको आयु भाव भी बोलते हैं। इससे देखा जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, उसके मृत्यु का स्वरूप क्या होगा, उसकी आयु कितनी होगी। इससे यह भी देखा जाता है कि जो व्यक्ति भौतिक जीवन के इतर कोई जीवन अगर जी रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई गृहस्थ आश्रम छोड़ करके संन्यास में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि मोक्ष भी इसी से देखा जाएगा, रहस्य इसी से देखा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सिद्धियों की तरफ जाना चाहता है तो उसको सिद्धियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। कोई व्यक्ति अगर किसी तरह की साधना में उन्नति करना चाहता है तो उसके लिए भी ये भाव बड़ा अच्छा है। लेकिन संसार में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए ये भाव ठीक नहीं है। इसलिए सांसारिक लोगों के लिए ये भाव तो गड़बड़ ही है, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। और द्वादश भाव इसको व्यय भाव बोलते हैं। इसमें जो भी ग्रह जाता है वो अपने से जुड़ी हुई चीजों का व्यय कराने लगता है। तो कोई भी चीज जीवन में हम लोग पाना चाहते हैं, खर्च नहीं करना चाहते, चाहे आयु हो, चाहे धन हो, किसी तरह की सुख समृद्धि हो, पुण्य हो, मानसिक शांति हो, किसी भी भाव से जुड़ा हुआ कोई भी मसला हो, इन दोनों को छोड़ करके तो बाकी सारे भावों के स्वामी अगर इसमें चल जाएं तो इससे जुड़े हुए कारकों में वृद्धि कर देते हैं। इससे जेल यात्रा भी देखी जाती है, इसलिए भी कोई अच्छा इसको नहीं मानता है। इससे फॉरेन सेटलमेंट भी देखा जाता है, फॉरेन से इनकम वगैरह भी देखी जाती है बाकी भावों से अगर संबंध बन जाए तो इसलिए करके तो शुभ अशुभ की बात यहां पे समझ में आ गई। कोई भी लग्न है तो शुभ ही होता है। लग्न हमेशा आपकी कुंडली में चाहे जो हो वो शुभ ही होगा आपके लिए। आपके लग्न में जो राशि है हो सकता है कि किसी दूसरी की कुंडली में वो छठे भाव की राशि हो, अष्टम भाव की राशि हो या द्वादश भाव की राशि हो। अगर ऐसा होता है तो उनके लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन आपके लग्न में जो भी राशि होगी वो आपके लिए तो शुभ ही है। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तो लग्न हमेशा शुभ होता है। सबसे शुभ कौन होता है? सब शुभ होते हैं। 1% भी कोई किसी से ज्यादा शुभ या ज्यादा अशुभ नहीं होता है, क्योंकि लग्नेश हमेशा शुभ होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के सारे सवालों का जवाब मुझे लगता है कि मिल गया होगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि जितने सरल तरीके से हम लोग समझा सकें, मैं समझा सकूं आप लोगों को। ज्योतिष और ज्योतिष से जुड़ी हुई आपकी जिज्ञासा जो भी है उसकी शांति हम लोग जैसे सरल तरीके से कर सकें वैसे करने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने 2 सिंपल चीजों को लेकर के जितने 10-12 तरह के सवाल थे उनको एड्रेस किया है, लग्न और राशि को लेकर के। और अब हम आगे जानेंगे कि जब हम फलादेश करते हैं
तो उसमें इस राशि का योग क्या है। एक लाइन की बात मैं आपको वो और बता दूं, जो हम लोग राशिफल देखते हैं ना, राशिफल लग्न से भी देखा जाता है, चंद्र से भी देखा जाता है, लेकिन जब वो राशिफल बता रहे होते हैं, जो भी विद्वान बता रहे होते हैं, जब वो राशिफल कहते हैं तो ये आपकी चंद्र राशि का फल होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। लेकिन देखना कैसे है, लग्न और चंद्र दोनों से, लेकिन इसको मैं अगले वीडियो में करूंगा क्योंकि फिर 5 मिनट और खींच जाएगा, तो उतना लंबा वीडियो हो जाए तो ये अच्छा नहीं है। तो फिलहाल लग्न और राशि से संबंधित इन सारी चर्चाओं को मैं यहीं पे विराम देता हूं। आपके जिज्ञासाओं का, आपके सवालों का, आपके और जो आपकी इच्छाएं हैं कि मैं और किस टॉपिक पे हमको वीडियो देखना चाहिए, मिलना चाहिए, आप जो जानना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमको लिख करके बताएं, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम।